नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली चुनाव का हुआ शंखनाद। 10 जनवरी को जारी होगी अधिसूचना, 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। सभी दलों ने किया स्वागत। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव प्रक्रिया पर विपक्ष के तमाम आरोपों का दिया सिलसिलेवार जवाब। कहा, ईवीएम में अविश्वसनीयता या किसी खामी का कोई सबूत नहीं। वोटर टर्नआउट और वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को भी नकारा। लॉन्च हुआ स्वदेशी इंटरपोल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की भारत पोर्टल की शुरुआत। कहा, देश की अंतर्राष्ट्रीय जांच को एक नए युग में ले जाने की शुरुआत। हर राज्य की पुलिस खुद इंटरपोल के साथ जोड़कर तेजी के साथ करेगी जांच। कल से ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू होंगे प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम। 9 तारीख को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। भूकंप से कांपे तिब्बत और नेपाल। तिब्बत में अब तक 125 से ज्यादा लोगों की मौत, 130 से अधिक घायल। शिगात से शहर में 6.8 मापी गई तीव्रता। नेपाल में भी 7.1 तीव्रता का लगा झटका। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को चुनाव के लिए वोटिंग होगी, तो वहीं 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही दिल्ली चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। चुनाव तारीखों का ऐलान। दिल्ली में सियासी घमासान। चुनाव का हुआ शंखनाद। 5 फरवरी को मतदान। दिल्ली के लोग और सियासी दल पिछले कुछ दिनों से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, मंगलवार को चुनाव आयोग ने उसका ऐलान कर दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। चुनाव कार्यक्रम की विस्तार से बात करें तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 10 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। 17 जनवरी तक नामांकन किए जा सकेंगे, जबकि 20 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पूरे इंतजाम किए हैं। Date of poll is 5th and counting is 8th and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। Entire election process after counting will be complete by 10th. चुनाव आयोग ने बताया कि उसने चुनाव को साफ सुथरा और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। आयोग ने कहा कि चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर उसके हाथ बंधे हैं और मामला कोर्ट के सामने है। हालांकि आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा कि वो चुनाव में जो भी बातें कहे, वो ये बताएं कि राज्य की आर्थिक स्थिति के अनुरूप वो इसे कैसे कर पाने में संभव होंगे। तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के ऐलान का स्वागत किया है। 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली का चुनावी समर सज चुका है और सबको इंतजार रहेगा 8 फरवरी को, जब नतीजे सामने आएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी ऐलान के बाद अब चुनावी घमासान भी बढ़ जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पूरी कोशिश की उन सवालों का जवाब देने की जो अब तक चुनाव आयोग पर उठते रहे। अपने सहयोगी अनिल थॉमस और कैमरामैन सौरभ के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव प्रक्रिया पर विपक्ष के तमाम आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया और साफ कहा कि ईवीएम में अविश्वसनीयता या किसी खामी का कोई सबूत नहीं है।
उन्होंने वोटर टर्नआउट और वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को भी नकार दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने विपक्ष के हर सवाल का कैसे जवाब दिया। जब भी इलेक्टोरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. 6 बजे पोलिंग स्टेशन बंद करें, 6 बजे मशीन को जमा करें, या 6 बजे पहले सबसे पहले ये बताएं कि क्या हुआ। Therefore, this gap is a very, very procedural inbuilt gap. It will always remain so. There is nothing wrong in it. And nobody involved, nobody in any exercise can ever tell कि अगर 6 बजे कोई एक्सरसाइज बंद हुई है तो 6:15 बजे उसका पहले एग्जैक्ट पोलिंग परसेंटेज बता दीजिए। इम्पॉसिबल। जिन्होंने ये कहा कि इतनी वोटिंग पड़ी, इतना कम हो गया, इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना कम, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो जॉइंड दिस कोरस। देयर इज ए केस पेंडिंग इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, विल आंसर इन डिटेल देयर। क्या काउंटिंग स्लो हो सकती है? चार्ट लगा के दिखाना पड़ा कि 25 राउंड्स पर मिनट या पर सेकंड्स कंटिन्यूअसली अपग्रेड हो रहे हैं। इमेजिन अगर वेबसाइट आधे मिनट के लिए बंद हो जाए, हैक हो जाए, तो क्या नैरेटिव बनने वाला है कंट्री में? इतनी अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए जो किसी भी दिन कोई भी चीज कंट्रोल से बाहर हो जाए। इट इज ओनली टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द वोटर, प्रोफाइलिंग ऑफ द वोटर। 70 मतलब फिर तो पोलिंग स्टेशन के अंदर का मैंने लाइव वीडियो आपको दे दिया। कैसे दे सकते? कितनी बड़ी सिक्योरिटी। जिसने वोट नहीं दिया उसका भी वीडियो मिल गया, फिर तो उसका भी पता लग गया, हर वोटर की फेस भी मिल गई। और सपोजिंग मैं दे दूं आपको, सोचिए जरा, कंट्री को सोचने की जरूरत है। लोगों को ये बात कैसे कह सकते हैं, समझने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली के किसानों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कृषि मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र की किसान कल्याण योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। साथ ही आप सरकार पर निशाना साधते हुए राजनीति के लिए किसानों का अहित न करने की बात कही। दिल्ली के करीब 100 किसान मंगलवार को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले। इस मुलाकात में दिल्ली के किसानों ने अपनी समस्याएं कृषि मंत्री के सामने रखी। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बताया कि देश भर में किसानों के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं किया है, जिससे दिल्ली के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के किसान भारत सरकार से मिलने वाली सभी सब्सिडियों से वंचित हैं और किसानों को फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य जैसी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता है। किसानों के कल्याण की सारी योजनाओं से दिल्ली के किसान वंचित है। ये आज किसान भाइयों ने मुझे बताया, और जब ये जानकारी मुझे मिली तो मैंने आरसीई को चिट्ठी लिखी और मैं अपनी प्रिय बहन से कहना चाहता हूं, तकलीफ क्या है भाई? केंद्र सरकार पैसा दे रही है, आप ले क्यों नहीं रहे? आप किसानों को दे क्यों नहीं रहे? अब कई बार तो प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होती है, यहां तो आपकी सरकार आपदा बन के टूटी है किसानों पे, इसलिए किसानों को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा।
मैं फिर अपील करता हूं दिल्ली की सरकार से, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में किसानों का अहित ना करे, उनका नुकसान ना करे। दूसरी ओर किसानों ने भी कहा कि दूसरे राज्यों के किसान तरक्की कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की योजनाओं के दिल्ली में लागू ना होने से दिल्ली के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। कृषि के बारे में तो कोई योजना नहीं दे रखी। आज हमने अपनी समस्या कृषि मंत्री जी के वहाँ रखी है और बहुत अच्छी तरह हमारी सारी मांगे सुनी है। दिल्ली सरकार ने तो बहुत पहले से ही, जब शीला दीक्षित जी थी मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा दिया दिल्ली में तो किसान है ही नहीं, किसान को कोई सुविधा नहीं मिल रही, न खाद न बीज न किसी चीज़ पर भी सब्सिडी नहीं है। ड्रिप इरिगेशन में पड़ोसी राज्यों में 50 से 80% तक की सब्सिडी है, लेकिन दिल्ली के किसान को सिंचाई योजना में ड्रिप इरिगेशन पर सब्सिडी नहीं मिलती है। दिल्ली से लगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सोलर योजना है, लेकिन दिल्ली में इसका लाभ किसानों को नहीं मिलता। दिल्ली में केवल एक कृषि विज्ञान केंद्र है, जबकि दूसरे राज्यों में कई कृषि विज्ञान केंद्र बने हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अब तक 15 से अधिक किसान संगठनों के साथ बैठक कर चुके हैं, जिसमें किसानों की समस्याओं के निराकरण, किसानों से प्राप्त सुझाव सहित कृषि किसानी संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली के भारत मंडपम में भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया। भारत पोल पोर्टल के लॉन्च से भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को इसकी मदद से बहुत आसानी से इंटरपोल के साथ जोड़ पाएगी और जांच की गति में तेजी आएगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने 35 सीबीआई अधिकारियों को पुलिस पदक भी प्रदान किए। पेश है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए सीबीआई की ओर से विकसित भारत पोल पोर्टल को दिल्ली में लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए भारत सरकार विदेश में बैठे वांटेड अपराधियों की धरपकड़ के लिए दूसरे देशों की पुलिस से मदद मांग सकेगी। इस सिस्टम से इंटरपोल को सूचना देना और मदद मांगना ज्यादा आसान हो जाएगा। अमित शाह ने इस नए पोर्टल पर कहा कि भारत पोल हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय जांच को एक नए युग में ले जाएगा। भारत पोल की मदद से तमाम राज्यों की पुलिस, सीबीआई, एनआईए, ईडी और अन्य तमाम एजेंसियां इसमें शामिल हो जाएंगी। भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। भारत पोल पोर्टल की मदद से सुरक्षित भारत बनाने का सपना पूरा होगा और सुरक्षा चुनौतियों से लड़ने में मदद मिलेगी। सीबीआई इंटरपोल के साथ काम करने वाली एकमात्र एजेंसी थी, लेकिन भारत पोल से हर भारतीय एजेंसी और सभी राज्य की पुलिस आसानी से इंटरपोल से जुड़ सकेंगी, जिससे अपराध को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉडल यानी कॉन्टैक्ट, इंटरपोल नोटिस, संदर्भ, प्रसारण और संसाधन के माध्यम से प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता का एक तकनीकी मंच मिला है। कॉन्टैक्ट के माध्यम से सभी प्रवर्तन एजेंसियां अब एक प्रकार से इंटरपोल की राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो बन जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी एजेंसियां एक मंच से कनेक्ट हो जाएंगी। वहीं भारत में दुनिया भर के अपराधियों का खोजना और भी आसान हो जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच भी सरल हो जाएगी, जबकि कई सालों से विदेशों में बैठे अपराधी अब आसानी से कानून के दायरे में आ सकेंगे। इसके अलावा नशीले पदार्थ, स्मगलिंग, मानव तस्करी जैसे अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेस, ये पांचों मॉड्यूल हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकल मंच पर सहायता करने का एक सुंदर टेक्निकल मंच ये भारत पोल है। कार्यक्रम में अमित शाह ने सीबीआई के 35 अधिकारियों को पुलिस पदक प्रदान किए। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने पर राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा से हुई फोन वार्ता की जानकारी
अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा से बात करके खुशी हुई। भारत और यूरोपीय संघ स्वाभाविक साझेदार हैं। हम प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, डिजिटल स्पेस, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों सहित भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने मंदिरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध भुवनेश्वर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी के लिए तैयार है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन के लिए दुनिया भर से लोग ओडिशा पहुंचने लगे हैं। ओडिशा में पहली बार आयोजित हो रहा ये सम्मेलन कई मायनों में खास होने वाला है। प्रवासी भारतीय दिवस पर देखिए अमृतपाल सिंह की ये खास रिपोर्ट। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस का साक्षी बनने जा रहा है। ये पहली बार है जब ओडिशा इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 8 से 10 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में ओडिशा की संस्कृति और कला को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं सम्मेलन के पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी संयुक्त रूप से युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में न्यूज वीक पत्रिका के सीईओ देव प्रगाद बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। The Indian diaspora has an important role to play in the vision of Viksit Bharat. It acts as a living bridge between their motherland and their adopted homeland. That is why the Government of India has chosen the diaspora's contribution to a Viksit Bharat as the overarching theme of the 18th Pravasi Bharatiya Divas. देश के विकास में प्रवासी समुदाय के लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की गई। हर वर्ष 9 जनवरी को इसे धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें दुनिया के कोने-कोने से हजारों प्रवासी भारतीय शिरकत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी में 9 जनवरी को इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि हैं। We will have ministerial level delegations from Mauritius, Malaysia and South Africa and big delegations of diaspora from several other countries including from Malaysia, Mauritius, Oman, Qatar, UAE, UK and USA. सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को समर्पित एक विशेष पर्यटन ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को वर्चुअल मोड में हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलकर भारत के विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक यात्रियों को भ्रमण कराएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय दिवस के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति विदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासियों को प्रवासी भारतीय सम्मान से पुरस्कृत करेंगे। इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस की ये थीम साफ दर्शाती है कि भारत अपने प्रवासियों को महज एक फायदेमंद समूह की तरह नहीं देखता, उनको भागीदारी देना चाहता है, बराबर की हिस्सेदारी देना चाहता है। 2047 तक विकसित भारत बनने के उस सपने को साकार होने की यात्रा में। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेने के लिए ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर में दर्शन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओडिशा के पुरी जिले के रघुराजपुर गांव का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। स्थानीय उत्पादों की सराहना करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि ताड़ के पत्तों की कला और बुनाई इस क्षेत्र में सदियों से बनाई जा रही है। साथ ही कहा कि इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जब हम देखते हैं यहाँ की ये जो है, यहाँ जो पट्टचित्र जो है या जो भी इनके यहाँ जो कला जो है, पाम लीफ एनग्रेविंग है, ये माने सदियों से चलती आ रही है। तो आपने देखा होगा कि मोदी सरकार जो है, एक तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चला रही है। फिर जो विश्वकर्मा लोग जो हैं उनका सपोर्ट भी कर रही है। हमारा कोशिश भी है, जब G20 हुआ, अभी ये PBD हो रहा है, कि बाहर के टूरिस्ट लोग भी आए, हमारे देश के लोग भी आए। हम जब बाहर जाते हैं, देश के बाहर जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हम आपका काम ले जाकर वहाँ गिफ्ट में देते हैं, ताकि दुनिया जाने कि हमारे यहाँ क्या कला है। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओडिशा के धौलीगिरी के शांति स्तूप और अशोक शिलालेख का भी दौरा किया। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने का आदेश दिया है। पूर्व राष्ट्रपति का दिल्ली के राजघाट में स्मारक बनाया जाएगा, जिसे लेकर उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी और सरकार का आभार जताया है। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, बाबा के लिए स्मारक की मांग नहीं की गई थी, फिर भी ये फैसला लिया गया। पीएम के इस शालीन भाव से बेहद अभिभूत हूँ। माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। पीएम नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को मेरे बाबा के लिए स्मारक बनाए जाने के फैसले के लिए तहे दिल से शुक्रिया और आभार। शर्मिष्ठा ने पीएम मोदी को इसके लिए खुले दिल से धन्यवाद किया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भेंट होने की एक अवसर मिला। मैं उनसे मिलना चाहती थी इसलिए कि मुझे 1 जनवरी को जो लेटर मिला भारत सरकार की तरफ से, उससे बताया गया कि भारत सरकार ने ये डिसीजन लिए हैं कि बाबा की स्मृति समाधि के लिए, एक मेमोरियल के लिए वो लैंड अलॉट कर रहे हैं राजघाट में। तो प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती थी इस बात के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि मेरे फादर हमेशा कहते थे कि राष्ट्रीय सम्मान जो हैं, मेमोरियल भी एक राष्ट्रीय सम्मान होते हैं। स्टेट ऑनर्स जो हैं वो कभी मांगा नहीं जाता, इसलिए हमारा परिवार कभी मांगा नहीं, कभी डिमांड नहीं किया। लेकिन बिन मांगे, बिना डिमांड किए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में सोचा और उन्होंने खुद ये डिसीजन ली कि बाबा का स्मृति के लिए, उनकी ऑनर में ये मेमोरियल बनाया जाएगा। तो इट इज इमेंसली टचिंग एंड मैं उनको और भारत सरकार को अपने दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। वहीं पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने भी खुशी जताते हुए सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया है। It's a great news for me. I got this news from my sister. She sent me a message, and somebody also sent the letter which has been communicated to her, and where that it has been mentioned. In the meantime, TV news also come. Some media person also gave me some information regarding this. I'll say it's a great day for the family, for Bengal. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के आगरा में कहा कि सुरक्षा के क्षेत्र में देश काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शाख मजबूत की है। राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा क्षेत्र में वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना की। देखिए, तकनीक पर तो लगातार काम चल रहा है, रिसर्च और इनोवेशन पर डिफेंस में बहुत ही तेजी के साथ काम चल रहा है। उसके परिणाम भी आने प्रारंभ हो गए हैं। अपनी सुरक्षा के प्रति पूरी हर तरीके से सजग है। वैज्ञानिकों ने कुछ करिश्माई काम किया है। इधर टेक्नोलॉजी के मामले में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख तेजी से बना रहा है। HMP वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट है और बारीकी से इस पर नजर रखी जा रही है। मंगलवार को मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने देश में श्वसन संबंधी बीमारियों की वर्तमान स्थिति और उनके प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की स्थिति की समीक्षा की। देश में HMPV के ताजा हालातों, उपायों और प्रबंधन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समीक्षा बैठक की। भारत में श्वसन संबंधी बीमारियों की वर्तमान स्थिति और चीन में HMPV मामलों में वृद्धि की मीडिया रिपोर्ट्स के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने HMPV मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि 2001 से विश्व स्तर पर मौजूद HMPV से जनता के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। उन्होंने राज्यों को ILI और सारी निगरानी को मजबूत करने
और समीक्षा करने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि सर्दियों के दौरान श्वसन संबंधी बीमारियों में आम तौर पर वृद्धि देखी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि देश श्वसन संबंधी बीमारियों के मामलों में किसी भी संभावित वृद्धि से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही राज्यों को साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने जैसे सरल उपायों के साथ वायरस के संचरण की रोकथाम के संबंध में आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने की सलाह दी गई। वहीं देश के तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का कहना है कि यह एक सामान्य वायरस है और प्रशासन इस पर अपनी निगाहें बनाए हुए है। ये कोविड की तरह नहीं है, ये जो नॉर्मल फ्लू है ना, जिसको हम खांसी जुकाम कह देते हैं, उसकी तरह है। माइल्ड वायरस है, सीरियस इलनेस नहीं होती इससे। कोई अलार्मिंग सिचुएशन बिल्कुल नहीं है और ये स्थिति जो है केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर स्पष्टीकरण दे दिया है। जो डूंगरपुर वाला केस है उस पर पूरा नियंत्रण है। दिस इज नॉट ए डेंजरस वन, बट हाउएवर precautions have already been instructed by the health department. We all need to take those precautions. जिनको सर्दी जुकाम है उनको सतर्कता बरतनी चाहिए। 65 साल के जो बूढ़े हैं, जो ज्येष्ठ नागरिक हैं, कि जिन्हें कोमॉर्बिडिट है, उनको थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट गाइडलाइन SOP जो भी बनेगा उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट और इलाज करना। एकदम सरकार पूरी तरह से तैयार है, भारत सरकार भी तैयार है और उड़ीसा सरकार भी तैयार है। HMPV वायरस के ताजा मामले सामने आने के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि इसके मामलों में सावधानी ही बचाव है। साफ सफाई का ध्यान रखकर इससे बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। शाही जामा मस्जिद के सामने निर्माणाधीन सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर किए जा रहे तमाम दावों पर पूर्ण विराम लग गया है। सत्यव्रत पुलिस चौकी वक्फ की संपत्ति पर नहीं बन रही है, बल्कि ये सरकारी भूमि पर बनाई जा रही है। इसका खुलासा मंगलवार को SP ऑफिस पहुंचे अब्दुल समद के परिजनों ने किया है। संभल में पुलिस चौकी को लेकर जारी विवाद के बीच इस मामले में नया मोड़ आ गया है। सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पहले संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया था, लेकिन जिस अब्दुल समद पर वर्ष 1929 में वक्फ करने का दावा किया गया था, उन्हीं के 90 वर्षीय नाती मोहम्मद खालिद ने पुलिस को 100 रुपये के शपथ पत्र पर वक्फ संपत्ति होने से इनकार किया है। शपथ पत्र के मुताबिक सत्यव्रत पुलिस चौकी सरकारी भूमि पर है। शपथकर्ता और उसके परिवार का सत्यव्रत पुलिस चौकी की भूमि पर कोई मालिकाना हक नहीं है। मोहम्मद खालिद नाम के व्यक्ति की तरफ से एक उनके प्रतिनिधि जो उनके बेटे हैं, उनके द्वारा आके एक एफिडेविट दिया गया पर्ची कटवाने के बाद में, जिसमें उन्होंने बताया कि जामा मस्जिद के सामने जिस स्थान पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, उस स्थान की काफ़ी समय पहले जो शपथकर्ता हैं मोहम्मद खालिद हैं, उनके पूर्वजों के बताए अनुसार वो लोग देखभाल करते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा कोई इस जगह से कोई मालिकाना हक नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर ही पुलिस द्वारा चौकी का निर्माण किया जा रहा है। इस बीच इस मामले को लेकर राज्य में राजनीति जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने संभल के हालातों के लिए समाजवादी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सरकार दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम लोग चाहते थे कि संभल में डेलीगेशन जाए और संभल में जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई जनता के सामने आए। सरकार ने पाबंदी लगा दी, ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। माननीय न्यायालय के कारण उस स्थान को सर्वे के लिए आदेश दिए गए। सर्वे की टीम पर जिस प्रकार से पथराव हुआ, पुलिस प्रशासन पर पथराव हुआ और जिस प्रकार से लोगों ने हुआ सपा के लोगों ने अराजकता की, वो कहीं ना कहीं दो परिवारों के वर्चस्व की लड़ाई, और इसे पूरा जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारी सरकार इस प्रकार के अराजकता करने वालों के और जो दंगाई हैं सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
माना जा रहा है कि जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी निर्माण से शांति व्यवस्था बनी रहेगी। गौरतलब है कि हाल के ही समय में संभल में कई खुलासे हुए हैं। यहाँ पर खुदाई में कई पौराणिक विरासतें सामने आई हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से जुड़े विभिन्न नए प्रावधानों की वर्तमान स्थिति की गहन समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, महानिदेशक BPRND और महानिदेशक NCRB सहित गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फरवरी माह तक नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने की बात की और इन कानूनों को राज्य में जल्द से जल्द पूरी तरह लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के 7 कमिश्नरेट्स में 31 मार्च 2025 तक इन नए कानूनों का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने टैक्सी, ऑटो चालकों और कुलियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं रेल मंत्री ने टैक्सी और ऑटो चालकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अब टैक्सी चालकों को पार्किंग के लिए मासिक शुल्क 1200 रुपये देने के बजाय सिर्फ 400 रुपये ही देने होंगे। साथ ही ऑटो चालकों का 800 रुपये की जगह अब 200 रुपये ही पार्किंग शुल्क लगेगा। इसके अलावा रेल मंत्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कार्यरत कुलियों को ठंड और बारिश से बचाव के लिए जल्द से जल्द वर्दी मुहैया कराने का भी आदेश दिया। साथ ही उनके चिकित्सा और रेस्ट रूम को भी बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद थे। जो 4 विषय हैं, चारों में से सबसे पहले जो यहाँ पे पार्किंग का शुल्क है वो ठीक हो गया, 400 रुपये और 200 रुपये हो गया। दूसरा, प्राइवेट पार्किंग के ठेकेदार वाली बात जो आई है उसके लिए भी DRM साहब को बोला है कि उसको टाइट रखिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत किसी ऑटो चालक पे, टैक्सी चालक पे ना आए। तीसरा, सर्दी और बारिश से बचने के लिए आराम घर बनाने की व्यवस्था की जाएगी, इसकी पूरी पॉलिसी बनाई जाएगी। और जो चौथा था RPF में मैंने आपको नया नंबर दे दिया है। और 5वां पॉइंट, प्रीपेड की जगह को पुरानी जगह वाले में आज ही DRM साहब जाके उसको देखेंगे, देख के इसका समाधान करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर्नाटक के मंगलुरु में श्री क्षेत्र धर्मस्थल के मंजुनाथ स्वामी मंदिर में भक्तों को दर्शन की सुविधा प्रदान करने के लिए तिरुपति थिमप्पा के दर्शन की तर्ज पर कतार जटिल प्रणाली का उद्घाटन किया। इससे दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में खड़े होने से बचने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2024-25 के लिए ज्ञान दीप कार्यक्रम भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर के समक्ष सभी समान हैं। मंजुनाथ स्वामी मंदिर में भगवान के दर्शन की सुविधा के लिए एक कतार परिसर शुरू किया गया है। 16 चौड़े गलियारों वाले इस परिसर में कुल 12,000 भक्तों को ठहराया जा सकता है। यहाँ पर बारिश और धूप से बचाव की व्यवस्था है और शौचालय और पीने के पानी की भी सुविधा है। केजरीवाल के शीश महल को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास को संग्रहालय घोषित कर देना चाहिए। शीश महल को एक नेशनल म्यूजियम डिक्लेयर कर देना चाहिए और हमें भी मौका मिलना चाहिए एक बार देखने के लिए। तो शीश महल को रेप्लिकेट करके क्या हम असम का भी CM का बंगलो बना सकता हूँ क्या? तो जो दिल्ली में मेरा इंटरेस्ट रह गया है, एक बाकी तो कुछ नहीं है देखने के लिए। अब तो मैं 1-2 बार आपका मोहल्ला क्लिनिक में गया, देखने के लिए तो कुछ ही नहीं है। तो पहले मैं सोचा था मोहल्ला क्लिनिक बनाया कोई ताजमहल का रेप्लिकेशन होगा, फिर जाके कुछ भी नहीं है। तो अभी मेरा लगता है कि दिल्ली में एक ही चीज देखने के लिए केजरीवाल जी ने बनाया है, शीश महल को।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 2 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गरनसी में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की स्थायी समिति CSPOC की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत 28वीं CSPOC की मेजबानी करेगा। वो इस बैठक के दौरान अन्य सांसदों के अपने समकक्ष पीठासीन अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। लंदन में अपने प्रवास के दौरान ओम बिरला सर लिंडसे हॉयल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉर्ड स्पीकर लॉर्ड मैकफॉल ऑफ अल्कलीथ के साथ मुलाकात करेंगे। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और ब्रिटेन में रह रहे भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगे। ओम बिरला स्कॉटलैंड भी जाएंगे और स्कॉटिश संसद के पीठासीन अधिकारी एलिसन जॉनस्टन MSP और स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी MSP से मुलाकात करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष स्कॉटिश संसद के विभिन्न दलों के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर सर लिंडसे हॉयल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिंडसे हॉयल ने यूनाइटेड किंगडम आने का निमंत्रण दिया था। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए UGC नए नियम लेकर आया है। ये नए नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों पर आधारित है, जो उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति में अधिक लचीलापन लाएगा। UGC के नए ड्राफ्ट रेगुलेशन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार से बात की हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फैकल्टी की नियुक्ति के लिए UGC एक नया ड्राफ्ट रेगुलेशन लेकर आया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। क्या है इस नए रेगुलेशन में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं UGC के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार। सर, ये जो नया ड्राफ्ट रेगुलेशन आया है फैकल्टी की रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं? अभी तक क्या होता था, we used to ask the faculty members only publish in journals or present some papers in conferences. अभी ये नया regulations में हम अलग अलग तरीक़ा से इनको हम opportunities देंगे to grow and contribute in diverse ways. For example, if they want to contribute in entrepreneurship, or they want to file patents, or they want to write textbooks, all these are possibilities now in the new regulation. Similarly, multidisciplinarity भी बहुत important है। जैसा आज मैं BA इकोनॉमिक्स, MA सोशियोलॉजी, PhD इकोनॉमिक्स करे तो हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम में फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेगा, लेकिन अब मल्टीडिसिप्लिनरी का बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है। इसलिए ये रेगुलेशंस में हम ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ योर UG और PG डिसिप्लिन्स, जो PhD का जो रिसर्च एरिया है, वो रिसर्च एरिया में आप फैकल्टी बना सकते हैं। सिमिलरली UGC नेट भी आप किसी सब्जेक्ट को भी आप चूज़ कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिसिप्लिन्स। आप 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करके इसके बाद PhD करें तो भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब मिल सकता है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी फैकल्टी अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ा गया और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वगैरह को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश है कॉलेजों में। करेक्ट। हम कुछ एरियाज़ में, जैसा हमारा इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स है, योगा है और स्कल्पचर है, ऐसी एरियाज़ में हम पैरेलल पाथ्स को भी सजेस्ट किया है रेगुलेशंस में। आपके पास PhD, मास्टर्स ऐसा डिग्रीज है तो वो पाथ से आप आ सकते हैं, नहीं तो आप प्रोफेशनली डिमॉन्स्ट्रेट किया आपका कॉम्पिटेंसी को। सिर्फ आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और आपका कॉम्पिटेंसी चाहिए, दूसरा पाथ से भी आप प्रोफेसर्स बन सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। सिमिलरली इन स्पोर्ट्स, सपोज यू आर ए मेडल विनर इन ओलंपिक्स, आप स्ट्रेट आप प्रोफेसर बन सकते हैं यूनिवर्सिटी में। सो दोनों पाथ हम प्रोवाइड कर रहा है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की सुल्तानपुर सीट से सपा सांसद राम भुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर चुनाव आयोग सहित अन्य को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। ये याचिका पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मेनका गांधी ने दायर की है। मेनका गांधी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राम भुआल निषाद द्वारा दिए गए चुनावी हलफनामे में अपराध से संबंधित गलत जानकारी दी गई है। जो जानकारी दी गई है वो गलत है। मेनका गांधी के मुताबिक राम भुआल निषाद के खिलाफ कुल 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि उन्होंने चुनावी हलफनामे में 8 का ही जिक्र किया है। आपराधिक मामले को छिपाने के काम को
भ्रष्ट आचरण करार देते हुए मेनका गांधी ने राम भुआल निषाद का निर्वाचन खारिज करने की मांग की है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने की 45 दिन की समय सीमा के बाद दाखिल होने के चलते खारिज कर दिया था। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बेंगलुरु ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम के लिए एक निमंत्रण पत्र डिजाइन किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों अवसरों पर एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम दिया जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। मेला क्षेत्र में किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। महाकुंभ में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर प्रयागराज पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। महाकुंभ 2025 में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसके लिए एक एकीकृत कमांड सेंटर बनाया गया है। इस वक्त हम इसी कमांड सेंटर में मौजूद हो, जहां आप देखिए मेला क्षेत्र में अलग अलग जगहों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। अलग अलग जो सेक्टर बांटे गए हैं उनकी पूरी निगरानी इसी कमांड सेंटर से हो रही है और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के बीच जो तालमेल है वो यहीं से हो रहा है। इस बार पहली बार महाकुंभ में ऐसा हुआ है कि एआई का इस्तेमाल हो रहा है। जहां तक एआई की आप बात कर रहे हैं तो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिसमें लगभग 2700 कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से बहुत सारे कैमरा एआई इनेबल्ड हैं और उसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाएगा। जो कोई बैरियर ब्रीच होता है या क्राउड डेंसिटी एक संख्या से ज़्यादा बढ़ती है या कोई इंसिडेंट होता है, कहीं पे फायर दिखाई देती है, स्मोक दिखाई देती है, तो ये एआई इनेबल्ड सिस्टम एक रेड फ्लैग हमें देगा और उसके अनुसार हम त्वरित रिस्पांस देते हुए अपनी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। ये भी खबर आ रही है कि पूरा सब कुछ डिजिटल हाजिरी की जा रही है, वो भी चाहे पुलिस वालों की जो उनको जहां होंगे स्कैन से हाजिरी हो जाएगी। इस तरह के नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। सीसीटीवी की संख्या भी बढ़ाई गई इस बार महाकुंभ में। जी हाँ, ये सीसीटीवी के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा पुलिस ऐप भी विकसित की गई है, जिसके माध्यम से पुलिस वालों को जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, एसओपीज हैं, स्कीम्स हैं, चाहे वो ट्रैफिक से संबंधित हो, चाहे कंटिजेंसी स्कीम्स हो, आपदा से संबंधित हो, उस आपने बताया कि उनके अटेंडेंस के बारे में और जो कोई लॉस्ट एंड फाउंड होता है उससे भी इंटीग्रेट करते हुए अन्य सुविधाएं भी उस ऐप पे उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, वो किस बात का ध्यान रखें, चूंकि करोड़ों लोग आएंगे यहाँ महाकुंभ में? अपनी आस्था को के क्रम में यहाँ पर महाकुंभ में दर्शन करें, स्नान करें। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, जो हमारी तरफ से जो कुछ गाइडलाइंस इशू की जा रही हैं, चाहे वो फायर सेफ्टी को लेके है, जहां भी वो कैंप करते हैं, उन चीज़ों को हम चाहेंगे कि वो ध्यान रखें। और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर पाया जाता है, उस पर पुलिस अपनी पैनी नज़र रखी हुई है और अन्य एजेंसियों को भी, जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, वो भी इसमें रहेंगे। और हर नागरिक से हमारी अपील होगी कि वो अपने आसपास भी ध्यान रखें और अगर कोई चीज़ संदिग्ध पाई जाती है तो निकटम पुलिस थाने को, निकटम पुलिस यूनिट को संपर्क करें। महाकुंभ में सुरक्षा की तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पूरा इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम बनाया गया है, जहां से सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है और तमाम जो कैमरे लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से वो एआई इनेबल्ड हैं। तो इस पहली बार महाकुंभ में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए साइबर क्राइम थाना प्रयागराज, साइबर थाना महाकुंभ मेला और जनपदीय थाना स्तर पर गठित साइबर सेल के कुल 150 पुलिसकर्मी लगातार कूट रचित वेबसाइट, सोशल मीडिया व अन्य साइबर फ्रॉड को लेकर साइबर पेट्रोलिंग में जुटे हैं। तकनीकी विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त पुलिसकर्मी 24 घंटे मेला हेल्पलाइन नंबर 1920 का संचालन कर रहे हैं। इस हेल्पलाइन से प्राप्त होने वाली साइबर ठगी संबंधी शिकायतों पर जरूरी कार्रवाई भी की जा रही है। नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और एनसीआरपी पोर्टल पर भी साइबर फ्रॉड शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
शिकायतों के आधार पर साइबर सेल ने अब तक 7 फर्जी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। वहीं 5 फर्जी वेबसाइटों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। साइबर सेल ने इन वेबसाइटों का संचालन करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो हमारा साइबर स्पेस है उसको पूर्ण तरीके से सिक्योर कैसे किया जाए, इसकी बृहद तैयारियां की गई। हम लोगों ने साइबर स्पेस की पेट्रोलिंग के लिए तकनीकी संस्थानों के साथ MOU किया है। कुछ प्राइवेट तकनीकी एक्सपर्ट भी हायर किए हैं जो हमारे साइबर स्पेस को सिक्योर कर रहे हैं। इनके 2 आयाम हैं साइबर स्पेस के, एक साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम। इन दोनों वर्टिकल्स पे लगातार कार्य चल रहे हैं। हम लोगों ने नई दिल्ली में एक फिनटेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। वित्तीय सेवा विभाग ने RBI, NPCL, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्व विभाग के सहयोग से फिनटेक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में 50 से ज़्यादा कंपनियों और संगठनों ने भाग लिया। सम्मेलन में नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों और ज़मीनी स्तर पर फिनटेक सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की गई। फिनटेक क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, इनोवेशन हुआ है, उसका थोड़ा सा जायज़ा लेने के लिए और जो आने वाला नया पॉलिसी चेंजेस है, जैसे कि आपको पता है कि DPDP ड्राफ्ट रूल्स जो है मैटी के और जारी किया गया है, जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर से कमेंट्स मांगा गया है। फिनटेक क्षेत्र इस DPDP रूल्स को कैसे कंप्लाई करेंगे उसके बारे में भी चर्चा हुआ था। तो चर्चा के दौरान बहुत सारे सुझाव आए थे। उन सुझावों को हम और आगे एग्जामिन करेंगे। सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ कैप्स ने आज नई दिल्ली के एयरफोर्स ऑडिटोरियम में 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार का विषय एरोस्पेस में आत्मनिर्भरता, आगे का रास्ता था। कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भाग लिया और उद्घाटन भाषण दिया। ये सेमिनार भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख दिवंगत एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2004 में दिवंगत एयर मार्शल मुखर्जी के भारतीय वायुसेना की कमान संभालने के 50 साल पूरे होने के अवसर पर सेमिनार की ये श्रृंखला शुरू की गई थी। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत समेत सेना, एरोस्पेस, शिक्षा और उद्योग क्षेत्र के कई दिग्गजों ने सेमिनार को संबोधित किया। कार्यक्रम में एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर IED विस्फोट में प्राणों का बलिदान देने वाले DRG के 8 जवानों और उनके चालक को दंतेवाड़ा में पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की। बीजापुर में कल नक्सलियों द्वारा एक विस्फोट में 8 जवान सहित 9 लोग शहीद हो गए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आखिरकार अपने पद से त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी है। उनकी सरकार भारत के साथ अपने अच्छे संबंधों को खराब करने के लिए जानी जाती है और इसका असर कनाडा में उनकी लोकप्रियता पर भी पड़ा। वो अपनी ही पार्टी में हाशिए में जाने लगे। ट्रंप के अमेरिका में चुनाव जीतने से भी उनकी कुर्सी को खतरा पैदा हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। लगातार गिरती लोकप्रियता और पार्टी के भीतर से उठते बगावती बॉन्डर के आगे आखिरकार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घुटने टेक दिए। सोमवार को उन्होंने लिबरल पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। तो सवाल उठता है कि अपनी सरलता और सहजता से कनाडा का दिल जीतने वाले ट्रूडो आखिर कैसे अर्श से फर्श पर आ गए। ट्रूडो पहली बार 2015 में प्रधानमंत्री बने, फिर 2019 में सत्ता में वापसी की। 2021 में मध्यावधि चुनाव में बहुमत से चूक गए और खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की मदद से सरकार बनाई। इसलिए ट्रूडो जगमीत के इशारों पर चलते रहे। उन्होंने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप बिना सबूत मुहैया कराए भारत पर मढ़ दिए। इसके अलावा भारतीय लोगों के कैनेडियाई वीजा लेने पर भी सख्ती लगा दी, जिसका सीधा असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ा।
वहां घरेलू राजनीति में भी इसका विरोध हुआ। जगमीत सिंह ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार अल्पमत में आ गई, यानी ट्रूडो की विदेश नीति पूरी तरह से फेल रही। दरअसल ट्रूडो ने महंगाई पर काबू पाने का वादा कर सत्ता में वापसी की थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। घरों की कीमतों में 30 से 40% की तेजी दर्ज की गई, जबकि रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम भी आसमान छूने लगे। इसके अलावा उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों का भी सामना करना पड़ा। 2017 में हॉलिडे पैकेज और हेलीकॉप्टर जैसे उपहारों को स्वीकार करने पर भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। अपनी मनपसंद की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने का भी आरोप लगा। ट्रूडो के इस्तीफे का बड़ा कारण उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट को माना जा रहा है। सत्ता में रहते हुए उनकी सबसे कम अप्रूवल रेटिंग दर्ज की गई। बहरहाल अब कनाडा के नए पीएम की तलाश तेज हो गई है। जस्टिन ट्रूडो के बाद कई नेता उनकी जगह लेने की दौड़ में हैं। इसमें क्रिस्टिया फ्रीलैंड, मार्क कार्नी, क्रिस्टी कॉल, अनीता आनंद और जॉर्ज चहल जैसे बड़े नेता शामिल हैं। इन नेताओं में अनीता और जॉर्ज भारतीय मूल के कनाडियाई राजनेता हैं। अनीता आनंद परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री हैं। अनीता के माता पिता का भारत के तमिलनाडु और पंजाब से ताल्लुक है। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान काफी अच्छा काम किया था। वहीं जॉर्ज चहल प्राकृतिक संसाधन संबंधी स्थायी समिति और सिख कॉकस के अध्यक्ष भी हैं। चहल को ट्रूडो का आलोचक माना जाता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर सनसनी फैला दी है। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने का दावा किया है, वो भी ऐसे वक्त पर जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इलाके में मौजूद थे। किम जोंग के इस कदम को अमेरिका के सामने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इससे कोरिया प्रायद्वीप को लेकर दुनिया की चिंताएं और बढ़ गई हैं। अपने आक्रामक रुख और कृत्यों से अक्सर कोरिया प्रायद्वीप को तनाव की भट्टी में झोंक देने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के नए कारनामे से क्षेत्र के साथ दुनिया भी सकते में है। उन्होंने अपनी इस नई हाइपरसोनिक तानाशाही का प्रदर्शन उस वक्त किया जब अमेरिका के विदेश मंत्री पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी देश दक्षिण कोरिया में अपने सहयोगियों के त्रिपक्षीय गठबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। किम जोंग ने सोमवार को हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल प्रक्षेपण का दावा कर सनसनी पैदा कर दी है। उत्तर कोरिया के दावों के मुताबिक ये हाइपरसोनिक मिसाइल वॉरहेड से लैस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे किम जोंग की निगरानी में लॉन्च किया गया। मिसाइल की गति को ध्वनि की तुलना में 12 गुना अधिक बताया गया है। बताया जा रहा है कि 1500 किलोमीटर तक की दूरी इसने तय की। दरअसल उत्तर कोरिया का मानना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के जरिए प्रशांत क्षेत्र में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को मजबूती से रोकने में सफलता मिलेगी। इतना ही नहीं, हाइपरसोनिक प्रणाली किसी भी रक्षात्मक अवरोध को प्रभावी ढंग से तोड़ते हुए दुश्मन देशों पर गंभीर सैन्य हमला कर सकती है। उत्तर कोरियाई मीडिया ने प्रक्षेपण को सोची समझी रणनीति का हिस्सा करार दिया। हालांकि दक्षिण कोरियाई सेना ने उत्तर कोरिया के दावे को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया। JCS के प्रवक्ता के मुताबिक दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान द्वारा विश्लेषण की गई उड़ान सीमा लगभग 1100 किलोमीटर थी, जो दूसरे छोर तक नहीं पहुंची। दक्षिण कोरिया ने कहा कि किम जोंग उन का पहले भी इस तरह के दावों का इतिहास रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक उत्तर कोरिया का मकसद संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने का था। प्रक्षेपण को अमेरिकी गठबंधन को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सोल में हो रही बैठक को लेकर इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने आधिकारिक बयान में एक खुले इंडो पैसिफिक को बढ़ावा और मजबूती देने की कोशिश जारी रखने की बात कही थी। इस दौरान अमेरिका, जापान, ROK त्रिपक्षीय सहयोग की गति को बनाए रखने पर भी सहमत दिखाई दिए थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।